हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नमः शिवाय। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महा मैराथन क्लास, जिसके अंतर्गत हम महिला सुपरवाइजर में आने वाले महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके और वो अपने जीवन में सफल हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और यदि आप महिला सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां क्लिक करिएगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा और महिला सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज में जाइएगा और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। तो यदि आप इच्छुक हैं और अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस ऑफर चल रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए और अपने आप को टेस्ट करिए कि आपने अब तक कितनी चीजें पढ़ी हैं और आपको कितने प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। ठीक, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहां हम देखने जा रहे हैं महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। जो सबसे पहला जो कानूनी प्रावधान है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। यदि हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करेंगे तो एक एक करके कहाँ पे क्या जरूरी है सबको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके अंतर्गत ये जो है भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो है कब आया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसका नाम है। ये राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 10 जनवरी 2007 को। कब? 10 जनवरी 2007 को ये प्रकाशित हो गया। विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य एवं पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन ये बात पहले की थी जब ये लाया गया था, अब जो है सब जगह ये लागू है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, है ना। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वो जो है वहां पे भी ये लागू हो चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि क्या होता है कि जब अधिनियम लाए जाते, तब ये जब लाए गए थे तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और वहां पे उनका अपना संविधान चलता था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 370 चलता था, जिसके अंतर्गत वहां पे चीजें लागू नहीं होती थी। लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो उसमें कुछ अधिनियम संशोधित किए जाते, कुछ नहीं किए जाते हैं। तो इसके बारे में अभी जो है, अभी आप लोगों को ये चीज को अभी ध्यान नहीं देना है कि ये चीज वहां पे लागू है, पूरे भारत में लागू है, इस तरीके का ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे पढ़ने को क्या मिला कि ये भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। 10 जनवरी 2007 को ये राज्यपत्र में प्रकाशित हो गया है। बस इतना याद रखना है, जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, 10 जनवरी 2007। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। बालक कौन है, तो पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा नारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी पुरुष यदि 21 वर्ष का नहीं हुआ है तब वो बालक है, और यदि नारी यदि 18 वर्ष की नहीं हुई है तो वो बालिका है, ठीक है। बाल विवाह फिर क्या होता है, ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। अब बालक क्या है तो हमने देख लिया, 21 वर्ष से कम का लड़का और 18 वर्ष से कम की लड़की बालिका। अब ये दोनों में से चाहे कोई भी बालक हो और उनका विवाह हो जाए तो वो बाल विवाह कहलाएगा।
प्रतिषेध अधिकारी की यदि हम बात करें, यानी कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, नहीं 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 तुम नहीं कर सकते हो, है ना। ये किस में बताया गया, तो धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में चर्चा हुई है। जिला न्यायालय क्या है, कुटुंब न्यायालय। जहां कुटुंब न्यायालय नहीं वहां नगर का सिविल न्यायालय। जहां दोनों ना हो वहां प्रधान सिविल न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायालय। क्यों, क्योंकि इसकी कानूनी दांव पेच या फिर हम बोले जो सुनवाई है वो कहाँ होगी, वो कुटुंब न्यायालय में होगी। ठीक है, फैमिली कोर्ट जहाँ पे फैमिली की चीजें जहाँ पे डिस्कस होती हैं, ये इसका मतलब ये है। यदि जहाँ पे नहीं है फैमिली कोर्ट तो वहां पे बोला गया कि सिविल कोर्ट में बातें डिस्कस हो जाएंगी। यदि ये दोनों ही नहीं है, यदि कहीं पे, तो प्रधान सिविल न्यायालय या फिर राज्य सरकार जो भी न्यायालय को बोल दे कि आप ना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के जितने भी मामले आएंगे ये न्यायालय में सुने जाएंगे, तो बिल्कुल वो न्यायालय में सुने जाने लग जाएंगे। ठीक है, प्रमुख प्रावधान क्या है, तो विवाह शून्यकरण। तो बाल विवाह, विवाह के पक्षकार बालक के विकल्प पर शून्यकरण होगा। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। लेकिन सिंपल सा समझो, विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो जो याद करना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, है ना। विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बिल्कुल ये बात को समझना है अपने को। भरण पोषण और निवास, तो जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, विवाह बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय एवं निवास के लिए निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा। यानी कि बाल विवाह हो गया है तो महिला जाए कहाँ, यानी कि वो लड़की की शादी तो हो गई थी, बालिका थी, ठीक है, तो उसके भरण पोषण के लिए लड़के वाले लोग अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा समझना है आपको। पहली बात तो विवाह शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद भरण पोषण की बात करेंगे। भरण पोषण उस बालिका का या फिर उस नारी का लड़के वाले करेंगे जब तक उसका पुनर्विवाह लड़की का ना हो जाए। भरण पोषण भुगतान, तो भरण पोषण की रकम का मासिक या एक मुश्त राशि के रूप में संदाय करने का निर्देश दिया जा सकेगा। यानी कि आप हर महीने दो या फिर एक बार दो, तो ये बारे में बोल दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, जब न्यायालय में बात पहुंचेगी तब। विवाह से जन्मे बालक, जिला न्यायालय बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए आदेश करेगा। अब मान लो कि लड़की 18 से कम है, लड़का 21 से कम है, यानी कि बाल विवाह कर लिए हैं, अब उससे बच्चे पैदा हो गए तो उसका भी भरण पोषण तो करना है ना, उसकी भी तो रक्षा करनी है, तो उसके लिए भी प्रावधान रहेंगे। फिर क्या है, अर्जी किस न्यायालय में होगी, तो अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में। इसमें ये जिला न्यायालय शामिल है उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है। कहाँ कहाँ का न्यायालय होगा, जहां पे प्रतिवादी यानी कि जो बोल रहा है कि देखो ये जो है ये बाल विवाह है ना, या फिर बालक मतलब 21 से कम का पुरुष निवास कर रहा है, वहां का न्यायालय। या फिर जहां विवाह हुआ था, मान लो रहते रायपुर में है, ठीक है, लड़के लड़की, और फिर उसके बाद विवाह बिलासपुर में जा करके किए हैं, ऐसा करके समझना है ना। तो या फिर जहां विवाह हुआ तो वहां का न्यायालय, जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था। अब हम मान करके चले ये दोनों जो है रायपुर के हैं, कोरबा में बिलासपुर में शादी की है, कोरबा में जा करके रहने लग गए, तो अंतिम रूप से एक साथ निवास किए हैं। जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा था। अब हम मान करके चलते हैं कि अब ये कोरबा से जो है चापा शिफ्ट हो गए, तो चापा में शिफ्ट होने के बाद इन लोग यहाँ पे अर्जी दिए हैं, तो न्यायालय यहाँ का भी मान्य है, 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 सब न्यायालय मान्य है, जिला न्यायालय सब जगह के मान्य है, ऐसे करके समझना यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या, वयस्क पुरुष को दंड की बात बोली गई है। ये पूछा जा सकता है ना, न्यायालय कहाँ कहाँ का, जहाँ बालक निवास करता है या फिर प्रतिवादी, विवाह जहाँ हुआ
जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया, या फिर अर्जीदार पेश करने की तारीख को निवास कर रहा था, अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा था। फिर उसके बाद क्या है, वयस्क पुरुष को दंड। यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो वह 2 वर्ष के कठोर कारावास से या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब देखो, यदि हम बात करें कि बालक की बात करेंगे तो पुरुष जो 21 वर्ष से कम है वो बालक है, लेकिन आप ये बताओ क्या वो एडल्ट नहीं हो चुका है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 से आप पार कर गए हो तो आपको तो वोट देने का भी अधिकार हो चुका है, लेकिन पुरुष अब तो वयस्क हो चुका है, तो 18 से अधिक हो गया है तो वयस्क है, और वो बाल विवाह किया है। 21 से कम है लेकिन वो बाल विवाह इसीलिए है क्योंकि 21 से कम है, लेकिन वो है तो वयस्क, तो उसको दंड कितना मिलेगा? उसको दंड 2 साल का मिलेगा, कठोर कारावास है, इसको याद रखना है, कठोर कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास है, या फिर वो 1 लाख रुपए जुर्माना देगा, या फिर वो दोनों से दंडनीय हो सकता है। अब बातें इस पेज के लिए हमको बस सिंपल से ये समझना है कि 10 जनवरी 2007 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 21 से कम पुरुष बालक, 18 से कम पुरुष नारी बालिका, ठीक है। कुटुंब न्यायालय, सिविल नगर का सिविल न्यायालय या फिर प्रधान सिविल न्यायालय या फिर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायालय को जिला न्यायालय बोला जाता है। ये जिला न्यायालय कहाँ का होगा? तो जहाँ पे बालक निवास करता था, या फिर विवाह जहाँ हुआ है, या फिर बालक निवास करता है जहाँ विवाह हुआ है, या फिर पक्षकार अंतिम रूप से एक साथ निवास किए, या अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख में निवास कर रहा था। ये होते हैं ये जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय क्या क्या है? कुटुंब न्यायालय, सिविल न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय या फिर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायालय। बातें क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए हम लोग। विवाह शून्य हो जाएगा, भरण पोषण लड़के वाले करेंगे लड़की का जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता, ठीक है। जब इनमें से मान के चलो कोई यदि भरण पोषण यदि कोई बालक हो गया है इस विवाह से, ठीक है, यानी कि संतान हो गई है, तो उसकी भी भरण पोषण और अभिरक्षा की जिम्मेदारी के आदेश दिए जाएंगे। यदि पुरुष वयस्क है यानी कि 18 वर्ष से अधिक का है लेकिन 21 से कम का है और विवाह करता है तो उसको 2 साल की सजा, कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों से वो दंडनीय होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे। अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेषित करेगा, उनको 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि विवाह करवाने वाले को भी यही है, 2 साल की सजा और 1 लाख का क्या है? जुर्माना है। प्रोत्साहन के लिए दंड, यानी कि बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने, उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख जुर्माना, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। प्रोत्साहन के लिए दंड क्या है? यहाँ पे ये बात बताई गई है, जो करवाया उसके लिए दंड है, बाल विवाह जो किया उसके लिए भी दंड है। लेकिन कौन? पुरुष किया है। कौन किया है? पुरुष किया है। और वो पुरुष कैसा है? वयस्क है, तो 2 साल के लिए दंड है। लेकिन स्त्रियों के लिए दंडनीय नहीं है। प्रोत्साहन के लिए वो दंड, स्त्रियां दंडनीय नहीं होंगी, ठीक है, कारावास से दंडनीय नहीं होंगी। विवाह का शून्य होना, तो कोई बालक जो आवश्यक है, आवश्यक मतलब 18 से कम, विवाह के लिए फुसलाया जाता है या बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या उत्प्रेरित किया जाता है या विक्रय करके उसका विवाह कराया जाता है, तो वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा। यानी कि नहीं भैया, तुम्हारा विवाह हुआ ही नहीं है, तुम्हारा विवाह हुआ ही नहीं, जो कि जोर जबरदस्ती तुमको किडनैप कर लिए, उकसाए और तुम्हारा विवाह कर दिए, तो ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया, विवाह शून्य हो गया है। बातें क्लियर हैं क्या? ठीक एकदम हम समझ गए हैं क्या? यदि वयस्क है तो 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों, जो करवाया उसके लिए भी सेम प्रावधान, 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। प्रोत्साहन किए हो यानी कि सपोर्ट कर रहे हो तो 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, लेकिन स्त्री को दंड नहीं मिलेगा कारावास का। विवाह शून्य हो जाएगा यदि पुरुष ही अवयस्क है, तो ये विवाह
क्या है, ये शून्य है। ठीक, बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। ये क्या है कि गैर सरकारी संगठन कौन कौन क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, संबंधित जानकारी किसी गैर सरकारी, कौन रिपोर्ट लिखवा सकता है, तो कोई गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट लिखवा दे कि देखो देखो बाल विवाह किए हैं, तो गैर सरकारी संगठन होगी। या फिर अपने से ही संज्ञान ले लेंगे न्यायालय। कौन सा न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्व प्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा, यानी कि उनको जानकारी हुई अपने से, तो वो लोग अपने से ही बाल विवाह के लिए आगे कार्यवाही कर देंगे। प्रतिषेध अधिकारी कौन है, तो यहाँ पे बताया गया है अक्षय तृतीया जैसे दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं ना, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बोला जाता है। कब, कौन से दिन, तो जैसे अक्षय तृतीया, क्यों, क्योंकि बोलते हैं शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, उसी दिन विवाह कर देना है ना। या फिर जो सामूहिक बाल विवाह होता है, तो उन सब में यदि हम बात करेंगे तो उस दिन जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसी को हम बोलेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। संज्ञेय और अजमानती होगा। इस अधिनियम के अधीन जो जितना भी दंड है वो अपराध संज्ञेय और अजमानती है, यानी कि अपने से संज्ञान में ले लेंगे और बिना किसी वारंट के अपने से अरेस्ट कर लिए और जमानत भी नहीं दिए हैं, ठीक है, बिना किसी कार्यवाही के, तो संज्ञेय है और अजमानती है। अब क्या क्या भाई याद करें हम लोग, तो यहाँ पे याद करेंगे कि गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट लिखवा दिए, ये अपने से मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने से ले लिया, प्रतिषेध अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट बन गए, और ये संज्ञेय और अजमानती है दंड। ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात करेंगे तो राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी, यानी कि कौन सा जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, नियुक्ति राज्य सरकार करती है। पुलिस की शक्तियों की यदि हम बात करें तो जो भी उनके पास में, यानी कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां विनिहित कर सकेगी, राज्य सरकार के पास में राज्य सरकार क्या करेगी, जो प्रतिषेध अधिकारी है उसको पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे देंगी, नहीं आप बिल्कुल सब कुछ आप कर सकते हो। न्यायालय को आवेदन, तो बालक के साथ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति है। बालक देखो ये ना वयस्क है, ठीक है, तो और ये जो है बाल विवाह किया है, तो इस तरीके की बात बताई गई है। न्यायालय को आवेदन ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कर रहे हैं। लोक सेवक क्या है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, लोक सेवक कौन है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसने की, राज्य सरकार ने की। इसके पास कौन सी शक्ति है, इसके पास पुलिस अधिकारी की शक्ति है। ये क्या करता है, तो ये बालक के साथ न्यायालय में आवेदन करता है। इसकी नियुक्ति किसने की, राज्य सरकार ने की। ये कौन है, ये जिला मजिस्ट्रेट ही है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, जी बिल्कुल क्लियर तो है। आगे बढ़ जाते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा, अब आप लोगों को पता है, ले जा करके बता रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, जो जरूरी नहीं उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब ये जरूरी है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के आने से हुआ क्या, तो उसके आने से बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो कि 1929 में आया था, उसको क्या बोल दिया गया, नल एंड वॉइड, यानी कि निरसित कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि अब नया आ गया, तो नया कानून हम ये पुराना अंग्रेजों के जमाने का क्यों कानून माने, हम अपना नया कानून मानेंगे। तो हमने ये नया कानून माना और 29 वाला क्या हुआ, वो निरसित हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए और ये पूरा हम कंप्लीट भी कर लिए। क्या कंप्लीट कर लिए हम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम याद किए थे। क्या क्या याद किए थे हम, कि ये भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में आया और ये 10 जनवरी 2007 में आया। इसका नाम 2006 है, ठीक है। क्यों 2006 है, क्योंकि संसद में प्रस्तुत किया गया था,
ठीक है। अब वो पास हो गया। अब फिर उसके बाद वो राजपत्र में प्रकाशित 10 जनवरी 2007 में हुआ, इसीलिए। ठीक। फिर उसके बाद पुरुष कौन, 21 से कम, सॉरी, बालक कौन, पुरुष जो 21 से कम वर्ष का है, बालिका कौन, 18 से कम वाली। ठीक। प्रतिषेध अधिकारी के बारे में कहाँ चर्चा है, धारा 16 की उपधारा 1 में चर्चा है। जिला न्यायालय क्या होता है, तो कुटुंब न्यायालय या फिर नगर का सिविल न्यायालय या फिर प्रधान सिविल न्यायालय अथवा राज्य सरकार जिस भी न्यायालय को बोल दे कि आज से तुम जिला न्यायालय हो, तो वो है बिल्कुल जिला न्यायालय बन जाएगा। जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय कहाँ कहाँ का मान्य है, तो जहाँ पे बालक निवास करता है या फिर जहाँ पे विवाह हुआ है या फिर जहाँ पे दंपति एक साथ रहे हैं या फिर जहाँ पे अर्जी पेश करने वाला निवास कर रहा है। वयस्क कौन, 18 से अधिक का लेकिन 21 से तो कम है, इसीलिए तो बालक है। और यदि वो विवाह कर लिया है तो 2 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा और 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, और या फिर दोनों से ही दंडनीय होगा। दोनों 2 साल का कारावास भी काटो, कठोर कारावास, और 1 लाख का जुर्माना भी दे दो। फिर उसके बाद जो करवाया तो सेम वो, उसके लिए भी 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख का जुर्माना। कोई प्रोत्साहन करेगा, सपोर्ट करेगा तो वो भी 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख का जुर्माना, लेकिन नारियों को, स्त्रियों को कारावास नहीं मिलेगा। विवाह यदि अवयस्क है यानी कि 18 से कम का है लड़का और उसको बहला फुसला के बेच दिए हैं उसको, तो उसका विवाह शून्य माना गया कि ठीक है, नहीं हुआ है तुम्हारा विवाह, चिंता मत करो तुम। ठीक है। अब रिपोर्ट कौन कौन लिखवाएगा, रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन भी लिखवा देंगे या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट अपने से ही संज्ञान ले लिए। प्रतिषेध अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं। ये जो दंड है वो संज्ञेय और अजमानती है। संज्ञेय मतलब बिना वारंट के ही अरेस्ट हो रहा है। नियुक्ति कौन करता है प्रतिषेध अधिकारी की, तो राज्य सरकार करती है नियुक्ति। ठीक है। फिर इसके पास शक्ति क्या होती है, पुलिस अधिकारी की शक्ति होती है। ये न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करता है बालक के साथ में। ठीक है। और ये क्या है, इसको लोक सेवक कहा गया है। किसके अंतर्गत, तो भारतीय दंड संहिता के तहत पूछा जाता है ना, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये लोक सेवक है। फिर उसके बाद निरसन और व्यावृत्ति यानी कि ये आया तो कौन हटा, तो 29 वाला बाल विवाह अविरोध अधिनियम हट गया। बातें क्लियर हैं क्या एकदम? चलो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दहेज निवारण कानून। अब दहेज निवारण कानून की यदि हम बात करें तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तो अभी हम दहेज निवारण कानून को नहीं पढ़ेंगे। आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के वीडियो देखिएगा, चैनल में अपलोड है। ठीक, इसको नहीं करेंगे। टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम भी हमने किया हुआ है, तो इसको भी नहीं करेंगे। ठीक, फिर क्या है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, इसको करेंगे क्योंकि इसको हमने नहीं किया है। देखो जितने टॉपिक हमने कर लिए हैं उसको नहीं कर रहे हैं तो उसको, वो ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, तो उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये क्या है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जो नियोजित है उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यदि 14 वर्ष से कम का है तो वो बाल श्रमिक है, जिनके हित संरक्षण हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। छोटे हो, 14 से कम हो और वो बाल श्रमिक हैं और आपकी ही सुरक्षा के लिए हम ये नियम लेकर के आए हैं। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952। क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि हम जो लाए हैं ना, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, हम ये तो लाए हैं। देखो कब आया, 86 में आया, लेकिन हमारे भारत में पहले से ही कारखाना अधिनियम है, पहले से ही बागान श्रम अधिनियम है, पहले से ही कारखाना अधिनियम, ये और कुछ होना चाहिए, खान अधिनियम 1952 लिखा है, इसका नाम और कुछ होना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है,
ये जो नियम है ये ऐसा है क्या कि इनको हटा कर के आया है? जी नहीं, ये यथाउचित है, ये तो हम एक्स्ट्रा में लाए हैं। अब याद करो, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? बाल विवाह। हमने ये जाना कि 1929 का बाल विवाह अवरोध अधिनियम को हटा करके ये 2006 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाए हैं। ये हटा और ये आया, लेकिन हमारे भारत देश में 1948 का कारखाना अधिनियम है, बागान श्रम अधिनियम 1951 का है, 1952 का अधिनियम है जो कि श्रम से ही संबंधित है। ये है, इनके रहते हुए हम ये वाला भी लेकर के आए हैं। बातें क्लियर है क्या? इसमें निरसित नहीं है, ये अतिरिक्त में है, एडिशनल में है। ठीक है, बातें क्लियर? कहीं पे कोई डाउट तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक, अब क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की मुख्य धाराएं कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। धारा 3 क्या है? देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उतना करना है, यहीं से प्रश्न बनेगा। इससे बाहर का बिल्कुल आप एकदम निश्चित रहिए, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो आप जितना जो मैं पढ़ा रही हूँ यदि आप इतना अच्छे से कर लेते हैं, आपका निश्चित रूप से आपका पेपर बनेगा ही। ठीक, आगे बढ़ो। धारा 3, यह बच्चों को 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में जो खतरनाक व्यवसायों की सूची अ और ब में शामिल है में बच्चों को नियोजित करने से रोकता है, यानी कि काम करने से रोकता है। जिसमें प्रमुख क्या है? धारा 3 बोलता है कि यहाँ काम नहीं करोगे। कहाँ कहाँ काम नहीं करोगे? सुन लो, ये पूछा जा सकता है। कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे? बीड़ी बनाने में, तंबाकू प्रसंस्करण में, गलीचे बुनना, सीमेंट कारखाना, सीमेंट बनाना, थैलों में भरना, कपड़ा बुनाई, छपाई या रगाई, माचिस, पटाखे बनाना, अभ्रक पर कार्य, चमड़ा या लाख बनाना, साबुन बनाना, ऊन सफाई, मकान निर्माण, सड़क निर्माण, स्लेट पेंसिल, ईंट भट्टा, अगरबत्ती बनाना, ऑटोमोबाइल मरम्मत, जूट कपड़ा बनाना, कांच का सामान बनाना, कोयला, ईंट का निर्माण, ऐसा कार्य जिसमें सीसा, पारा, मैग्नीज, क्रोमियम, वैक्सीन, कीटनाशक दवाई और एस्बेस्टोस जैसे जहरीले धातु व पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं आदि। तो कुल मिलाकर के हमने जाना कि बच्चे कौन 18 से कम वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वो 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में जो खतरनाक व्यवसायों की सूची अ और ब में शामिल है, जिसके अंतर्गत हमने अभी नाम देखा, इसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर धारा 7 बोलती है कि जहां पर बच्चों को कार्य करने पर रोक नहीं है, ऐसे व्यवसायों एवं कार्यों के लिए समय और अवधि का प्रावधान है। कैसा? यानी कि इतने से इतना बस। क्या है? कोई भी बच्चा बिना 1 घंटे का इंटरवल लिए आराम करने हेतु लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 3 घंटे तक कार्य करेगा, 3 घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा। 1 घंटे का इंटरवल उसको लेना है। आराम के समय को जोड़कर, आराम का समय भी जोड़ लिए हैं, आराम के समय को जोड़कर कोई भी बच्चा 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक बच्चे को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि शाम का 7 हो गया और सुबह का 8 हो गया, इस बीच में यानी कि रात में बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही कार्य करने की जरूरत पैदा की जाएगी, यानी कि नहीं तुमको आना ही है, नहीं। किसी बच्चे को ओवर टाइम नहीं करवाना है और ना करने दिया जाना है। दंड क्या हो जाएगा इसके लिए? इस प्रावधान के उल्लंघन पर 1 माह तक कैद या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ठीक है, बातें क्लियर है? अब बढ़ो। क्या जाना हमने ये जाना, धारा 3 बोलता है कि इन व्यवसायों में बच्चे काम नहीं करेंगे जो कि खतरनाक व्यवसायों की सूची अ और ब में आते हैं। फिर बोले कि यदि जो खतरनाक व्यवसाय नहीं है तो आप बच्चों से काम ले सकते हो, लेकिन आप 3 घंटे से अधिक लगातार उनसे काम नहीं लोगे। और आपको इंटरवल कितने का देना है? या 1 घंटे का देना है जिसमें वो आराम करेगा बच्चा। ठीक है, 6 घंटे से अधिक आप कार्य नहीं करवाओगे बच्चे से, और इन 6 घंटों में उसके इंटरवल, आराम का समय जोड़ा गया है। फिर बोले हैं
शाम के 7 और प्रातः 8 के बीच में आप काम नहीं करवाओगे, फिर ओवर टाइम भी नहीं करवाओगे, किए तो 1 माह की कैद, 10,000 का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक। धारा 8 क्या है? बच्चों को साप्ताहिक अवकाश दोगे। धारा 11 क्या है? धारा 3, धारा 7, 3 काम नहीं करवाओ, 7 काम समय अवधि बता दिया गया है। 8 बोलते हैं साप्ताहिक अवकाश दो, 11 में आ गए। नियोक्ता रजिस्टर रखेगा जिसमें बच्चों का उल्लेख, कार्य दिवस एवं कार्य के घंटों का उल्लेख, यानी कि जहां पे काम कर रहे हैं बच्चे तो रजिस्टर रखना है, जहां पे बच्चों का उल्लेख कौन है, कैसा है, वो कार्य दिवस यानी कितने दिन तक काम किया है, कितने घंटों काम किया है, इसका उल्लेख करना है। धारा 13 कार्यस्थल पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर ध्यान देना। 13 बोलता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दो। फिर उसके बाद दंड का प्रावधान धारा 14 में है, तो खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित किए जाने पर, खतरनाक क्षेत्र कौन? ये जो जिनका नाम हमने देखा जो धारा 3 में है। ठीक। तो खतरनाक क्षेत्रों में नियोजित यानी कि काम करवा रहे हो, किए जाने पर धारा 14 के अंतर्गत दोषी नियोजक को यानी कि जो नियुक्ति किया कम से कम 3 माह एवं अधिकतम, कम से कम तो 3 और अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। पुनः फिर से करवा रहे हैं वही काम तो पुनः अपराध करने पर 6 माह तक कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखो समझो, बोले ये क्या बोले, फटाफट एक बार इसको क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, लेकिन पहले सुन लो। धारा 3 बोलता है कि खतरनाक व्यवसाय की सूची अ और ब में जो आएंगे वहां पे बच्चे काम नहीं करेंगे। अब लेकिन आप काम करवा रहे हो, ठीक है, तो धारा 14 बोलता है यदि काम करवाओगे ना तो आपको क्या होगा कि कम से कम यानी कि मिनिमम 3 माह का आपको कारावास हो जाएगा, अधिकतम 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन नहीं माने, फिर से वही गलती कर रहे हैं, तो क्या बोले 6 माह कम से कम और बढ़ा करके 2 वर्ष तक का कारावास करेंगे। इसमें ये 10,000 तक का जुर्माना बोल रहे हैं, 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना बोले हैं। कब? जब पहली बार में जब ये क्या कर रहे हैं, काम ले रहे हैं बच्चों से, खतरनाक व्यवसाय है, बच्चों से काम ले रहे हैं। और यदि हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत कि ये जो धारा है, धारा 14 बोलेंगे कि ये बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो दंड 14 में मिला है। दंड किस में मिला? 14 में मिला। क्यों 14 में मिला? क्योंकि 14 से तुम कम हो और काम करने जाते हो, या फिर 14 से कम बच्चे से काम करवाते हो, लो दंड पाओ। ऐसे करके याद करेंगे, 14 से कम का बच्चा है, काम करवा रहे हो तो दंड मिलेगा तुमको, याद रखना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यदि बच्चा धारा 7 में भी दंड था, क्यों था? क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन किया, ओवर टाइम कर रहा है, 7 से बोल रहे हैं 7 से शाम के 7 से सुबह के 8 बजे तक काम नहीं करना है, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना है जिसमें आराम का समय जोड़ना है, 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना है, 1 घंटे का इंटरवल लेना है। यदि इसको नहीं माना तो 14 का आधा क्या है? 7 में भी दंड है। कैसा दंड है? उसमें 1 माह तक की कैद और 10,000 का जुर्माना, या दोनों। बातें एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे क्या है? 2 अक्टूबर 2006 से बच्चों को घरेलू नौकर तथा ढाबों आदि में कार्य करने पर प्रतिबंध। ये क्या है? तो बाल श्रम को घरेलू नौकर, ढाबा जो कि सड़क किनारे रहता है, होटल, चाय की दुकान, सैरगाह, पिकनिक के स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रतिबंधित को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। जो बच्चे क्या करते थे कि घरेलू घर में बच्चों से काम करवाते थे, छोटे छोटे बच्चों को नौकर बना करके रखते थे, है ना, तो उसको जो है यदि छोटे छोटे बच्चों को नौकर बना करके रखे हो तो वो भी आप क्या करवा रहे हो, आप बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आओगे। ये प्रावधान कब आया? 10 अक्टूबर 2006 को आया। 10 अक्टूबर 2006 को बच्चों को बोल दिया गया कि आप घरेलू नौकर नहीं बनोगे, ढाबों में, होटल, चाय की दुकान, सैरगाह, पिकनिक के स्थानों पर काम नहीं करोगे। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर है क्या? यदि क्लियर है तो अब तक हमने बाल विवाह और बाल श्रम ये 2 अधिनियम कर लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने धारा 3 बोलते हैं व्यवसाय खतरनाक, धारा 7 बोलते हैं इतने घंटे काम करवाना है, इतना उनको इंटरवल देना है, और यदि उल्लंघन करेंगे तो 1 माह का कारावास, 10,000 का जुर्माना या दोनों हो जाएगा। 8 बोले हैं साप्ताहिक अवकाश दो। 11 बोल रहे हैं रजिस्टर रखो, रजिस्टर रखना है। 13 क्या बोला गया? 13 बोलते स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना है। 14 बोल रहे हैं कि यदि बात नहीं माने और खतरनाक व्यवसायों में काम करवाए हो तो दंड भोगोगे। दंड के अंतर्गत कम से कम कितने का है प्रावधान? तो 3 माह कम से कम अधिक 1 वर्ष, या फिर 10 से 20,000 का जुर्माना। और फिर से गलती करोगे तो 6 माह कम से कम 2 वर्ष तक का जुर्माना। 2 वर्ष तक का कारावास। 6 से 2, 3 से 1। ठीक है, बातें क्लियर हैं क्या? कब जब खतरनाक व्यवसाय में काम करवाए। 10 अक्टूबर 2006 को बोले हैं यदि आप ढाबों में घरेलू नौकर बना करके रखे हो, होटल, चाय की दुकान, पिकनिक स्थल, सैरगाह, यहाँ पे काम करवा रहे हो तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अधिनियम के अंतर्गत ही आ गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्या पहले से लागू अधिनियमों को निरसित किया गया? जी नहीं, ये अधिनियम इनके अतिरिक्त में आया है। ठीक, बातें क्लियर है क्या? 48 का याद रखना, 48, 51 और 52। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। घरेलू हिंसा हमने देखा है क्या? जी हाँ, हमने देख लिया है, तो इसको अभी हम नहीं करने वाले हैं, है ना? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। अब हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आएंगे, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें कि 2003 राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 अंगीकार किया गया। बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय बालक चार्टर को इन्होंने क्या किया है? भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। 2005 में हुआ क्या है कि बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 में संसद से पारित होकर एक अधिनियम बना। ठीक है, पारित कब हुआ? तो दिसंबर 2005 को। 2007 को नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। समझना अब इसको, क्या समझोगे? देखो क्या हुआ है कि अब सब बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ तो प्रावधान होना चाहिए, कोई तो रहे जहां हम गुहार लगाएंगे। जैसे कि घर में यदि 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब बड़ा छोटे को मारा तो छोटा दौड़ करके जाएगा मम्मी के पास, पापा के पास, देखो भैया ने, दीदी ने, जो भी है, मुझे मारा। यानी कि उसको पता है कि यहाँ जाऊंगा ना तो मेरी बातें कोई सुनेगा, है ना? अब जैसे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये क्या किए हैं सरकार ने? 2003 में किया क्या? राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को स्वीकार किया, अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। ठीक है, क्यों किए थे? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, पानी पी लूं मैं। हाँ, फिर क्या हुआ? संसद ने एक अधिनियम बनाया। ठीक है, अधिनियम जो है दिसंबर 2005 को ये क्या हुआ? ये अधिनियम बन गया, पारित हो गया। ठीक है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, नेशनल बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स, एक मिनट, है ना, इसका मैं एग्जैक्टली यदि हम देखें, बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, इसको मैं बता दूंगी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, एक्ट 2005।
ये क्या है, ये अधिनियम कब आया, 2005, कब, दिसंबर 2005 को आया। देखो क्या होता है, यदि हम क्या करें कि एक किसी संगठन या फिर हम किसी आयोग की स्थापना यदि संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत करेंगे, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किए हैं, तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 को। अब हम इस अधिनियम को मद्देनजर रखते हुए एक आयोग बना लिए। वो आयोग का क्या नाम है, वो आयोग का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना हमने मार्च 2007 को की है। किसके अंतर्गत किए हम, बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005, जो कि दिसंबर 2005 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत हम किए हैं। मतलब ऐसा समझो कि मम्मी पापा ने बोला है कि 7 बजे के बाद तुम, शाम को 7 बजे के बाद तुमको घर से बाहर नहीं जाना है, नियम बन गया है, ये नियम है, ठीक है। अब यदि कोई जाता है तो किसके पास शिकायत जाएगी, किसके पास शिकायत जाए, अब चाहे मम्मी हो घर में चाहे ना हो, तुरंत मम्मी के पास शिकायत पहुंच जाएगी। देखो भैया दीदी जो भी है, आपने 7 बजे का रूल बनाया था, ये है वो है, तो एक मतलब पता है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे ये मिलेंगे, यहाँ पे बोलना है। ये नियम है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। तो वो नियम का नाम ये मैं केवल समझाने के लिए बोली हूँ, है ना। तो 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत एक आयोग बना जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कब बना, मार्च 2007 में बना है। बातें क्लियर है। तो अब ये क्या हुआ है, संवैधानिक रूप से बना। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक रूप से बनाना, बकायदा पारित करवाए हैं, पारित करवा करके संसद ने पारित किया और बिल्कुल नियम के साथ में पारित किए हैं। पहले यानी कि दोनों सदन से, जैसे कि अपर हाउस लोअर हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के गया, फिर राष्ट्रपति जी ने अपने उसमें हस्ताक्षर किए, राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ, पूरे अधिनियम के अंतर्गत बना, यानी कि पूरे नियम के अंतर्गत बना। ये जब नियम के अंतर्गत बना यानी कि कौन सा नियम, संवैधानिक नियम। जब संवैधानिक नियम के अंतर्गत बना तभी तो ये सांविधिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, तो ये सांविधिक निकाय है। बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ जाओ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े हुए सभी नीतियों में अत्यावश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों की सुरक्षा का समान महत्व है। यानी कि 0 मतलब जन्म से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चे इस आयोग में सुरक्षा पाते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या है, वो है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन। हम राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे, राज्य आयोग क्या होता है, जैसे ये एनसीपीसीआर लिखा है ना, उसमें एससीपीसीआर, ये क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये अधिनियम बोलता है कि राष्ट्रीय और राज्य आयोग का निर्माण करना है। बिल्कुल ठीक है। बाल अधिकारों की अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन। यानी कि अब बाल अधिकार के लिए कहाँ जाए बालक, तो तुरंत जाना है, कहाँ जाना है, बालक न्यायालय यानी कि चाइल्ड कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब चाइल्ड कोर्ट की यदि हम बात करें कि फिर क्या है, बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, यानी कि बालकों से संबंधित जो कुछ भी प्रावधान है तो उसके लिए तुरंत क्या करना पड़ेगा, हाँ ये वाली बात आई है, यहाँ पे ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो ध्यान संज्ञान लेंगे, ठीक है। आयोग के कार्य क्या है, अब आयोग तो बन गया है, इनके कार्य भी तो हमें पता होने चाहिए ना।
आयोग के कार्य क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आयोग के कार्य है प्रदान किए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा। सिंपल सा समझना है आपको कि जो जो मेन है वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो सामान्य सी बात है, जहां से क्वेश्चन बोलेगा एक बार रीड कर दे रही हूँ, आपको बताऊंगी कहाँ पे क्या जरूरी है। आयोग के कार्य प्रदान किए गए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच। कहीं बाल अधिकारों का कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं, ठीक, तो उनकी सुरक्षा की जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे और उनके प्रभावी क्या ठीक तरीके से वो क्रियान्वित हो रहे हैं इसको देखेंगे वो लोग। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की शुरुआत की अनुशंसा करना। नहीं नहीं भैया, इसमें जांच की जरूरत है, जांच हमने कर ली है, अब इसमें कार्यवाही की भी जरूरत है, तो कार्यवाही की शुरुआत कर रही है आयोग। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वेश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हो व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना। ये सब कार्यों में जांच करना है, ये सब जो कार्य हो रहा है इसकी जांच करेंगे ये, ठीक है। फिर विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना, जिसमें विपत्ति, हाशिए पर स्थित बच्चे, वंचित बच्चे, गैर कानूनी काम करने वाले बच्चे, किशोर, बिना परिवार के बच्चे, कैदियों के बच्चे शामिल हैं। साथ ही उनके लिए उचित उपचारात्मक कदमों का अनुशंसा करना, यानी कि ये कदम हमें उठाने चाहिए, ऐसा विचार कर रहे हैं ये, ठीक है। समझौते व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना व मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों व बाल अधिकारों पर अन्य क्रियाकलापों का समय समय पर समीक्षा करना और बच्चों के हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना कि ये नीतियां हैं, ये कार्यक्रम है, ये क्रियाकलाप हमें करने चाहिए। समझौते व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना, यानी कि देखो इंटरनेशनली ना बच्चों की सुरक्षा के लिए ये प्रावधान है, हाँ बिल्कुल हम भी एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल सा समझो, ठीक है। समाज में बाल अधिकार साक्षरता एवं जागरूकता फैलाना, यानी कि ये बच्चों के अधिकार है, इसके विषय में भी तो जागरूकता होनी चाहिए ना। पता ही नहीं है बच्चों के क्या अधिकार है, बच्चों को क्या करना है। बिल्कुल आपको पढ़ाई का अधिकार है, सिंपल पहले तो ये है ना, बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास या संस्थान जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के लिए रखे या रुके जाते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत आते हों या किसी अन्य प्राधिकार के तहत आते हों। इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल है। उनकी जांच करना, इसका आदेश देना और आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को उपचारात्मक कार्यवाही करने का भी आदेश देना कि यहाँ पे बच्चों को रखा जा रहा है किसी किशोर हिरासत गृह, जैसे कि निर्भया केस जो हुआ था उसमें एक जो बच्चा था वो जो है क्या था उस समय, जिस समय ये कांड हुआ था, है ना, तो उस समय वो ना बालक की कैटेगरी में था। बालक क्यों था? क्योंकि 18 वर्ष से कम का था, इसीलिए उसकी जो भी सुनवाई हुई वो कहाँ पे हुई थी, उसकी बाकी जगह पे नहीं हुई थी, है ना। जैसे कि बाकी लोगों की सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हो रही थी, वो वयस्क नहीं था, इसीलिए उसकी जो है सुनवाई अलग से हो रही थी। जैसे कि किशोर हिरासत गृह कहाँ पे रखा जाता है? हिरासत में रखा जाएगा, कहाँ? किशोर हिरासत गृह, इस तरीके का, यानी कि उस पर जो है अलग से नियम लागू होता है, सिंपल ऐसा समझो। निम्न मामलों में शिकायत की जांच कर नोटिस भेजना। बाल अधिकारों का यदि उल्लंघन किया तो मामले की जांच किया, शिकायत और नोटिस तुरंत भेजो। बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए उपलब्ध कानून का क्रियान्वयन न होना, यानी कि इनके लिए अधिकार है और वो कानून का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, क्रियान्वयन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तुरंत नोटिस भेजो। बच्चों की कठिनाइयां कम करने वाले तथा बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाले नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों, निर्देशों का अनुपालन न होना तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करना या ऐसे मामले को उचित प्राधिकारों के साथ चर्चा करना। देखो ये ऐसा है, ये है, वो है। जैसे कि बहुत बार पता है केस क्या होता है, बहुत बार केस ये होता है जैसे कि सरोगेसी से बच्चे पैदा हुए हैं, अब उसके अंतर्गत अब वो बच्चे किसके हैं किसके नहीं, ठीक है,
फिर उसके बाद में एक केस आया था, जापान का केस था कि माता पिता जापान के हैं, सरोगेट मदर इंडियन थी, अब बच्चा, अब वो दोनों का तलाक हो गया माता पिता का, अब बच्चा किसका कहलाएगा। एक ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अब बच्चों का अधिकार है ना, हनन हो गया, उसके लिए कौन ध्यान दे। तो पूरे केस कहाँ जाते हैं, यहीं जाते हैं। अब केस मीन्स ये लोग संज्ञान में लेते हैं, फिर ये आगे की कार्यवाही जिसको जो जो क्या बोलते हैं, इनके पास ये वाला पहुंच जाना चाहिए रजिस्टर, मतलब इस तरीके का फिर आगे का इनका कार्य होता है। ठीक है, फिर क्या है, आयोग की शक्तियां, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो किसी मामले, एक मिनट है ना, किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत विशेषकर निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के सभी अधिकार होंगे। इनके पास क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत शक्तियां हैं। ठीक, भारत के कहीं भी किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं ये। ठीक है, उसे उपस्थित होने के लिए कहना, शपथ दिलाकर जांच करना, किसी दस्तावेज की खोज तथा निर्माण की आवश्यकता जताना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों या दस्तावेज की जांच के लिए आयोग गठन का आदेश देना, मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के न्यायिक अधिकार हो। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्न कार्यों की शक्ति होगी। जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्यवाही या अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना। यानी कि देखो, आपके यहाँ का ये बच्चा है और इसके ये अधिकारी हनन हुए हैं, ऐसा ऐसा ये है, अब सरकार अब उसमें फैसला ले क्या करना है क्या नहीं। यदि वह अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञा पत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जाना। यानी कि अब यदि इनको लग रहा है कि नहीं यार काम यहाँ पे नहीं बना है हमारा, तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे भी जाएंगे, आगे तक जाएंगे। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों को ऐसी अंतिम सहायता की मंजूरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये परिवार पीड़ित है, ये इनको जो है राहत की जरूरत है, इनको सहायता की जरूरत है। जब तक अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, अंतरिम सहायता प्रदान करना है, तो वहां की राज्य सरकारों को बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा अपने यहाँ प्रावधान करो, ऐसा करो। तो या फिर जो भी प्राधिकारी है, यानी कि जिसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए अनुशंसा भेजना कि आप लोग देख लीजिए इनको। ये क्या है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर का मतलब क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बना किस अधिनियम के अंतर्गत, तो ये बना बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम के अंतर्गत। कब आया था ये, दिसंबर 2005 को संसद के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती कि इसका गठन कब हुआ, तो मार्च 2007 को हुआ। ये अधिनियम के अंतर्गत बना, इसीलिए ये सांविधिक निकाय है। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से संवैधानिक नियमों के अनुसार बना था। और ये अधिनियम बोलता है कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर का गठन होगा। एनसीपीसीआर के काम क्या है हमने देख लिया, यही काम एससीपीसीआर के भी हैं। तो जब एससीपीसीआर का गठन होना है तो गठन हो गया। क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एससीपीसीआर स्टेट का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ है, तो ये बन गया ये। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 की उपधारा 36 की धारा 36 की उपधारा 1 व 2 के अंतर्गत 16 जून 2007 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। समझना, वो अधिनियम दिसंबर 2005 को संसद द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2007 में एनसीपीसीआर का गठन हुआ। इसी अधिनियम के अंतर्गत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन हुआ। कब, 16 जून 2010 को। किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, तो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 की धारा कौन सी, 36
धारा 36 की उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। कार्य क्या क्या है, जैसे ऊपर के कार्य थे वैसे इनके भी कार्य है, कुछ अलग नहीं है, वही सब कार्य इनके भी रहते हैं। बाल अधिकार संबंधी नियमों, नीतियों, उपायों, कार्यक्रमों का निरीक्षण, परीक्षण, क्रियान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच एवं कार्यवाही करना, संकटग्रस्त, वंचित, हाशिए पर खड़े बच्चों एवं बिना परिवार कैदियों के बच्चों को सुरक्षा, जो पढ़े हैं वही है, ठीक है, आगे बढ़ जाते, ऊपर में पढ़ चुके हैं। बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना और उसे शामिल करना। संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम बनाया गया है, जिसकी धारा 31 के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शिकायतों के निराकरण का दायित्व छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया। देखो समझो इस बात को, क्या है मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा बच्चों का अधिकार तो है शिक्षा, तो शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कब, 2009 को आया, ठीक है। 2009 को पारित हुआ, 2010 में पूरे भारत देश में लागू हो गया। जब पूरे भारत देश में तो सभी राज्यों में भी लागू हो गया 2010 से। तो ये जो अधिनियम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये अधिनियम राइट ऑफ यानी कि एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का आरटी जिसको बोलते हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इस अधिनियम में धारा 31 है। किस अधिनियम में, इस अधिनियम की धारा 31 है, यानी कि 31 ये बोलता है, ये धारा 31 कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी नियम है या फिर उनका हनन हो रहा है या फिर वो लागू नहीं हो रहे हैं अच्छे से, तो जो भी शिकायत, जो कुछ भी है, शिकायत और निराकरण कौन करेगा, तो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। ये आयोग कब बना, तो ये आयोग 16 जून 2010 को बना। किस अधिनियम के अंतर्गत बना, तो बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बना। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था और ये अधिनियम बोला था कि केंद्र और राज्य दोनों आयोग का गठन करेंगे बाल अधिकारों के लिए, बाल सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर लिया था। मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया और 16 जून 2010 को हमने छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर लिया, जो देखेगा कि क्या बच्चों के अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा, क्या उनको सही रूप से शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है तो फिर आगे कार्रवाई होगी। कहाँ पे कौन से बच्चे हाशिए में पड़े, कैदियों के बच्चे इस तरीके कहाँ रहेंगे, क्या करना है उनके लिए, बाल अलग अलग समाज, सरकारी संगठन कैसे सम्मानजनक दृष्टिकोण से बच्चों को देखेंगे, क्या आंकड़े हैं, क्या है, क्या सब कुछ ये लोग देखते हैं। और कहीं हनन होता है तो फिर आगे कार्यवाही के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ता है। बातें एकदम क्लियर है क्या? ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो आगे देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अब पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा 5 मिनट का बस ब्रेक चाहूंगी, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट का ब्रेक चाहूंगी मैं, या फिर ऐसा करते हैं कि दो पार्ट में इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या क्या बचा है हमारा उसको देख लेते हैं। अब तक हमने बच्चों से संबंधित पूरे नियम देखे हैं अभी तक, है ना। हमने बाल विवाह देखा, हमने बाल सुरक्षा के लिए देखा, संरक्षण देखा, बाल श्रम देखा, अब संरक्षण देखा, अब महिला के लिए पढ़ेंगे। तो इसको मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 में कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 में कर देते हैं। महामैराथन को पार्ट 2 में, महामैराथन की पार्ट 2 जिसके अंतर्गत हम महिलाओं का देखेंगे, ठीक है। तो ये सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है हमारे मोबाइल ऐप को, ठीक है। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
चेक तो करिए कि क्या आपने जो तैयारी की है क्या आप सही रूप से कर रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा, पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं क्या है जो भी डाउट है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। मैं बोलूंगी कि आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, तो आपको मात्र 149 रुपीज में ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कितने में? 149 रुपीज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी आप लोगों को कहीं ये ऑफर निकल ना जाए, 15 अगस्त तक का ही ऑफर है, तो इसके लिए आपको जल्दी करना, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, अपनी तैयारी को खुद ही जांचिए परखिए फाइनल एग्जाम में जाने से पहले। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को एंड करूंगी। अगली क्लास में मिलते हैं जहां हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर, और हम क्या देख रहे हैं, हम विभिन्न कानूनी प्रावधान देख रहे हैं महिला एवं बच्चों से संबंधित। महा मैराथन के अंतर्गत ये क्लास चल रहा है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।